to all of you. Today we will study in this lecture about another topic that is called development of embryo in dicot. Okay, so अब पिछले जो क्लासेस हुई थी पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, कैसे फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का. ठीक है, तो जब तक जाइगोट नहीं बनेगा तब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा. तो पिछली बार क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन कराया था मेल गैमेट और एग सेल से, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, और एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हुआ था जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा था, और डबल फर्टिलाइजेशन कहा था जिसमें सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन हुआ था. ठीक है, तो अब इस क्लास में हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कैसे बनता है. ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो ही एक ऐसा होता है थिंग, एक पार्ट जिसे हम खाते भी हैं और जिसके कारण प्लांट्स या वेजिटेबल्स या वगैरह जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो फॉर्म कर जाते हैं. ठीक है, एक बड़े प्लांट्स में. तो एम्ब्रियो के बिना सारी चीज़ें अधूरी है. ठीक है, तो हमने एम्ब्रियो को देखना है कि वो डेवलप कैसे करता है जाइगोट से. तो सबसे पहले हम डाइकॉट में देखेंगे. डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जैसे दो कॉटलिडन्स होते हैं. डाइकॉट आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें डाइकॉट का जिक्र होता है. तो डाइकॉट वो होते हैं जिसमें कि दो कॉटलिडन्स होते हैं. जैसे हम चने खाते हैं तो चने को अगर आप स्प्लिट करोगे तो हाफ हाफ में वो डिवाइड हो जाते हैं. जैसे मूंगफली हो गए, राजमा हो गया, स्वीट पी हो गया, तो ये सब सारे डाइकॉट्स होते हैं. तो उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे डेवलप करता है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस शेप में जब तक कि हमारा जाइगोट नहीं आता है तब तक वो डाइकॉट एम्ब्रियो में फॉर्म नहीं हुआ है. ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दैट इज सीन इन डाइकॉट. ठीक है, तो ये वाला शेप आना चाहिए, और ये किसके अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर, जो कि ओवरी के अंदर होता है. ठीक है, तो ये सारी जो भी मैंने प्रोसेस बतानी है वो सारी प्रोसेस कहाँ आकर होंगी, वो ओव्यूल में आकर होंगी, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है. ठीक है, फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे. और पहला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, वो रेस्टिंग फेज में हो जाएगा. ठीक है, वो रेस्टिंग फेज में जाइगोट जितने भी एंजियोस्पर्म, मेनली एंजियोस्पर्म में देखा गया है कि हमने एंजियोस्पर्म का पढ़ना है इस चैप्टर में. तो एंजियोस्पर्म में देखा गया है कि जाइगोट जो होता है वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पूरी तरीके से ना हो जाता है. क्योंकि एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा तभी हमें जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलेगा और जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में. ठीक है, तो when endosperms formed, zygote absorb food from endosperm and increase in size and it is called oospore. सबसे पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म करके हमारा पूरा एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म किया, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. पिछले क्लासेस में मैंने बताया है. ट्रिपल फ्यूजन से हमारा एंडोस्पर्म बनता है. और एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, डेवलप 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म. पहला क्या था, फ्री न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर, और तीसरा हेलोबिल टाइप के एंडोस्पर्म. तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म्स होते हैं, तो वो फॉर्म कर जाते हैं. तो एंडोस्पर्म फॉर्म कर गए, फिर जाइगोट क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है एंडोस्पर्म से, और फिर उसकी साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है. ऑब्वियसली साइज़ बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा खाएगा इंसान तो मोटा होगा, तो वो साइज़ में इंक्रीज़ होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड oospore. उस चीज़ को हम oospore कहते हैं. ठीक है, तो डिवीजन टेक्स प्लेस इन oospore. अब क्या होता है, जाइगोट से हमारा साइज़ बढ़ गया, जाइगोट का साइज़ बढ़ा तो हम उसको oospore कहते हैं, और फिर उसी oospore में डिविजन्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जो हमने देखना है अभी. बहुत ध्यान लगा के सुनना, बहुत ध्यान लगा के पढ़ना, है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो उस स्पोर में डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. ठीक है, जिसमें कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये जाइगोट हो गया,
हमने प्लॉइडल लेवल क्या है, डिप्लॉइड। ऑब्वियसली हमेशा जाइगोट डिप्लॉइड होगा क्योंकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड। तो ये प्लॉइडल लेवल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जाइगोट। और वो फूड लेता है एंडोस्पर्म से, जिसका कि साइज इंक्रीज हो जाता है, इससे ये बड़ा है, ठीक है, साइज इंक्रीज हुआ, जिसको हम कहते हैं oospore, जो कि जिसका भी प्लॉइडल लेवल डिप्लॉइड होगा। अब यहाँ से प्लॉइडल लेवल डिप्लॉइड होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, डिविजन्स होंगे, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यही चीज़ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइटोसिस वगैरह होगा। तो अब क्या होगा, माइटोसिस के कारण क्या होगा, 2 सेल्स में ये डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। oospore में डिवीजन हुआ, जिसके कारण 2 सेल्स में ये डिवाइड कर जाएंगे। तो पहला ऊपर वाले जो सेल है, ऊपर वाला जो सेल है, नीचे वाला सेल है, ठीक है। ऊपर वाले सेल को टर्मिनल सेल कहते हैं, नीचे वाले सेल को बेसल सेल कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि हमने देखा है कि एम्ब्रियो सैक जो हमारा ओव्यूल है, ठीक है, उसमें अपर चैलेजा होता है और नीचे माइक्रोपाइलैंड होता है, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल में की अगर बात करें तो अपर में क्या होता है हमारा चैलेजा, नीचे क्या होता है माइक्रोपाइल। तो हमें हमेशा इस चीज़ को डिनोट करना है, ऊपर सी नीचे माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चैलेजा के तरफ होगा, जो भी सेल हमारा चैलेजा अपर पोर्शन पे होगा, उसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं। टर्मिनल सेल को बहुत सारे नाम है, एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, ठीक है, एपिकल सेल भी कहते हैं। तो ये सारे टर्मिनल सेल होंगे, टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल और एपिकल सेल, ये 3 जो नाम है वो एक ही के हैं। अपर वाले सेल को हम कहते हैं जो कि चैलेजा की तरफ है, और दूसरा जो माइक्रोपाइल एंड के तरफ होंगे, मतलब कि नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, तो वो होंगे बेसल सेल। क्योंकि ये हमारा सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल तो हम जानते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल हम पढ़ रहे हैं, तो एनाट्रोपस ओव्यूल में तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो चैलेजा है और नीचे वाला पोर्शन माइक्रोपाइल है। तो सिंपल सी बात है कि चैलेजा की तरफ जो सेल होगा उसको हम टर्मिनल सेल कहेंगे, या एपिकल सेल कहेंगे, या एम्ब्रियोनल सेल कहेंगे, और नीचे वाली जो सेल होगी उसको हम बेसल सेल कहेंगे, ठीक है। बेसल सेल का एक और नाम है सस्पेंसर सेल, ठीक है, सस्पेंसर सेल्स। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट डिवीजन, oospore में डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, टर्मिनल सेल और नीचे बेसल सेल। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो बेसल सेल है और टर्मिनल सेल है, मतलब बेसल सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है और जो टर्मिनल सेल चैलेजा की तरफ है, वो डिवाइड करते हैं, दोनों साथ साथ डिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। दोनों सेल में डिविजन्स होती हैं साथ साथ। तो बेसल सेल डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली मतलब कि इस टाइप से, ठीक है। और एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, नाम मैंने बताया ना, डिवाइड करते हैं वर्टिकली मतलब कि इस टाइप से, ठीक है। तो बेसल सेल जो नीचे वाली होगी वो इस टाइप से डिवाइड करेगी, और जो ऊपर वाली सेल होगी वो ऐसे डिवाइड करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसल सेल जब डिवाइड करती है तो सबसे पहला जो डिवीजन होगी उसमें 2 सस्पेंसर सेल्स बनाएगी, मतलब कि 2 बेसल सेल बना सकती है, 2 सस्पेंसर सेल, एक ही चीज़ है। उसको मैंने बताया ना कि बेसल सेल को सस्पेंसर सेल्स भी कहते हैं। तो 2 सस्पेंसर सेल्स बनाती है, और एपिकल सेल्स जो होगी वो 2 एपिकल सेल्स बनाती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम फिगर से समझेंगे कि ये वाला जो सेल है, ऊपर वाला हमने एपिकल सेल रखा है, बेसल सेल नीचे वाला, इसमें डिवीजन हुई, फर्स्ट डिवीजन। तो नीचे वाला मैंने क्या बताया, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे इस तरीके से, और जो एपिकल सेल है वो हमेशा वर्टिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकली डिवाइड करके ये 2 सेल बना दिया, समझ गए, ये 2 सेल बनाया और ये 2 सेल बनाया, तो इसको हमने सस्पेंसर सेल्स कहा, या उसको बेसल सेल्स भी कह सकते हो। इन दोनों को हमने एपिकल सेल्स कहा, या एम्ब्रियोनल सेल्स कहेंगे, या टर्मिनल सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो टी शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं हम, ठीक है, टी शेप्ड है ना, ये टी, या ऐसे भी देख सकते हो, टी दिख रहा है, अगर उल्टा करोगे तो दिखेगा, ठीक है। इसको टी शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फिर से डिविजन्स वैसे ही होगी, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन। तो ट्रांसवर्स डिविजन्स अगर इसमें होगी तो और सेल्स बढ़ेंगी, तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। कितने सेल्स बना सकती है, 6 to 10 सेल्स में ये डिवाइड करती जाएंगी। तो 6 से 10 सेल्स होते ही होते हैं, ठीक है, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 10 या 12 भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द, बहुत रेयर है जो कि 12 सेल्स पाए जाएंगे। तो मोस्टली जो कॉमन है वो 6 to 10 सेल्स होते हैं। तो एग्जाम्स में 6 to 10 ही बताने हैं, ठीक है।
और दूसरा जो वर्टिकल डिवीजन होगा वो अब क्वाड्रेंट स्टेट में जाएगा। क्वाड्रेंट हम किसको कहते हैं, जिसमें कि 4 होने चाहिए। तो अगर मान लो इसमें डिवीजन हुई 1 सेल, ये 2 सेल हो गए। इसके पीछे एक बॉल की तरह आप समझो, बॉल की तरह, तो बॉल का आगे वाला हिस्सा 2 है सेल, और पीछे वाले उसके हिस्से में फिर थे 2 सेल, तो उसको क्वाड्रेंट स्टेट बोल दिए। ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से मतलब कि एक कोई भी सर्कुलर चीज़ उठाओ, अगर सिक्का है तो सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक आगे, एक हेड, एक टेल। तो टेल में भी हमें सोचना है, तो टेल में भी 2 सेल है और हेड में भी 2 सेल है, तो इसलिए क्वाड्रेंट स्टेट है। ठीक है, तो 4 एपिकल सेल्स इसमें हो गए, इसीलिए हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और अब इसकी नेमिंग करेंगे इस सेल्स की। अब ये सस्पेंसर सेल्स सारे कहेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो किसके पास है, जो इस क्वाड्रेंट स्टेट के पास है, जो कि एपिकल सेल के पास है, वो जो पहला सेल होगा उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हाइपोफाइसिस फर्स्ट वाले को कहते हैं। उसके बाद सेल्स आती हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और भी सेल्स हो सकते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्या, सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर कहते हैं इन सबको, कलेक्टिवली कहते हैं हम सस्पेंसर। और जो सबसे लास्ट में जो सेल होती है, इसी सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट सेल होती है, उसको हम कहते हैं हॉस्टोरियल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, तो ये हम इनके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मेनली अभी देख सकते हैं हाइपोफाइसिस क्या होता है, रूट कैप बनाता है, जिसमें कि आगे हम देखेंगे कि रूट कैप कैसे बनता है, क्या होता है। और जो सस्पेंसर होती है, ये जो लंबी जो फिलामेंट टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, उसका काम यह है, क्या है कि एम्ब्रियो को ये पुश करता है एंडोस्पर्म की तरफ। अब हमने देखो ओव्यूल ध्यान में रखो, ओव्यूल हमेशा ध्यान में रखो, ये सारी चीज़ें ओव्यूल के अंदर हो रही है। तो ओव्यूल में क्या है कि माइक्रोपाइल एंड जो कि नीचे है, माइक्रोपाइल एंड में अब ये सस्पेंसर बना हुआ है। तो ये सस्पेंसर क्या करेगा, इस ग्लोबुलर चीज, क्योंकि यही मेन एम्ब्रियोनल सेल है, इसी को पुश करेगा किसकी तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ। एंडोस्पर्म की तरफ पुश करेगा, तभी वो एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन ले पाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म इसके चारों तरफ है। ठीक है, तो ये पुश करेगा तभी वो न्यूट्रिशन ले पाएगा। यही इम्पोर्टेंस है किसका, सस्पेंसर सेल्स का। और हॉस्टोरियल सेल जो होती हैं वो स्वलन होती हैं, थोड़ी फूली होती हैं, जो नीचे वाली जो सेल होती है, और ये अटैचमेंट बनाती है माइक्रोपाइल एंड से। ठीक है, वो अटैचमेंट नहीं करेगी तो वो कहीं भी वो चला जा सकता है, तो वो अटैचमेंट करती है, और ये सेल जो होती है वो पुश करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, जिसमें कि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो एक बहुत प्ले करता है पार्ट न्यूट्रिशन को लेने में, सस्पेंसर से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यहाँ पे हमने बस यही देखा कि 2 सेल डिवाइड हो गए उस पोर से, एक एपिकल और एक बेसल। एपिकल में क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगी, जिसमें 2 सेल होंगे, एपिकल सेल्स कहेंगे या एम्ब्रियोनल सेल्स कहेंगे, और 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होगी किसमें, बेसल सेल में, जिसको सस्पेंसर सेल्स कहेंगे। फिर से फर्दर डिवीजन होगा तो हम उसमें 4 सेल्स बन जाएंगे, और इसमें सस्पेंसर सेल्स बनेंगे बहुत सारे, 6 to 10 सेल्स। जो नीचे वाली है उसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, जो ऊपर वाली है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस रूट कैप बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और रूट कैप आपने देखा होगा, हर रूट में उसकी कैपिंग होती है नीचे में, रूट कैप। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करती है वाटर वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह सॉइल से, तो रूट कैप का होना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्टोरियल सेल क्या होता है, ये अटैचमेंट बनाता है ओव्यूल के साथ या माइक्रोपाइल एंड के साथ, और ये जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं वो पुश करते हैं एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो को, जिससे वो क्या कर सकेगा, वो फूड ले सकेगा एंडोस्पर्म से। ठीक है, टू गेट द न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट स्टेट ऑफ एपिकल सेल्स। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, जिसमें कि 4 सेल्स होते हैं, एपिकल सेल्स फर्दर डिवाइड ट्रांसवर्सली। अब ये क्या होगा, 4 सेल्स जो होंगे, जो हमने अभी वर्टिकल डिवीजन की थी, उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स मतलब कि इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल, टू फॉर्म द ऑक्टेंट। अब ये कैसे ऑक्टेंट बनेगा, मान लो ये है, पीछे में भी ऐसे चल रहा है, तो ये ट्रांसवर्स किया, ये पहले हमने वर्टिकल देखा था,
अब ये ट्रांसवर्स करेगा, तो ये 4 हो गए, आगे पीछे होंगे 4, तो 8 सेल्स हो गए टोटल ऑक्टेंट सेल्स, इसलिए हमें ऑक्टेंट एम्ब्रियोनल सेल्स कहेंगे इसको। और सस्पेंसर जो का त्यों रहेगा, ठीक है, हाइपोफाइसिस, हॉस्टोरियल सेल्स और सस्पेंसर, ठीक है। ये अब पुश करना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो में, तो ये पुश करेगा, जितना न्यूट्रिशन होगा उतना, जितना न्यूट्रिशन लेगा उतना वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो ये अब न्यूट्रिशन का कमाल है, माइटोसिस का कमाल है, डिविजन्स होंगी। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑक्टेंट जो सेल्स में ऊपर वाले सेल हैं और एक नीचे वाले सेल है, मतलब कि हाफ ऊपर वाला हाफ नीचे वाला। तो जो हाफ नीचे वाला है, जो हाइपोफाइसिस से अटैच्ड है, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, उनको हम हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। हाइपोबेसल मतलब कि बेसल सेल्स का नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और जो ऊपर वाले हाफ है, ऊपर वाला मतलब कि जो सेल्स हैं हाफ ऊपर, जो हाइपोफाइसिस से अटैच नहीं है, ऊपर वाले सेल्स को, उसको हम कहते हैं एपीबेसल सेल्स। तो एपीबेसल सेल जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करके या फर्दर ग्रोथ करके वो कॉटिलिडन्स बनाते हैं, 2 कॉटिलिडन्स, जिसमें कि चने में हम खाते हैं तो हाफ और हाफ जो स्प्लिट करते हैं, तो वो दोनों कॉटिलिडन्स होते हैं। तो वही दोनों कॉटिलिडन्स कहाँ से बनते हैं, इसी 2 ऊपर वाले सेल से। और जो हाइपोबेसल सेल्स है, और दूसरा प्लिम्यूल भी बनाता है। प्लिम्यूल जो कि चने आप जब खोलोगे तो उसके ऊपर में एक छोटी सी लाइन टाइप की होती है, मान लो ये चना है, इसके ऊपर देखा होगा यहाँ पे एक, तो इसको हम प्लेम्यूल कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला यहाँ रेडिकल होता है, ठीक है, जो कि रूट की कैप के ऊपर वाली पार्ट होती है। तो ये बहुत, ये सीड्स आप देखोगे ना अपने आप पता चल जाएगा। और हाइपोबेसल सेल्स जो होते हैं वो रेडिकल बनाते हैं और हाइपोकोटाइल बनाते हैं, ठीक है, कॉटिलिडन्स का नीचे वाला पार्ट। ये होते हैं इनकी इम्पॉर्टेंस, जो 2 ऊपर वाला और नीचे वाली सेल्स, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल्स की, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑक्टेंट सेल्स में अब फर्दर डिवीजन होगा, जो कि पेरिक्लाइनल डिविजन्स होगा। पेरिक्लाइनल मतलब कि पेरिफेरी से लेके इस टाइप से डिविजन्स होगी, ठीक है। तो हमने देख रखा है कि इस टाइप से डिविजन्स तो हो रखी है। पेरिक्लाइनल मतलब कि एक ऐसी होगी और एक ऐसी होगी, तो कैसी बनेगी, 16 सेल्स, इधर 8, जो अपर फेस है उसका 8, और पीछे वाला जो फेस होगा, एक सिक्का के 2 पहलू मैंने बताया, तो हेड में 8 सेल्स और टेल में 8 सेल्स, तो कुल मिला के 16 सेल्स बनेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही प्रो एम्ब्रियो और बड़ा होके कॉटिलिडन्स वगैरह, प्लेम्यूल बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, सारे जो पार्ट्स होती हैं एक डाइकॉट सीड्स में, वो पूरी चीज़ बनाते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज, क्योंकि ये ग्लोब्यूल टाइप की स्ट्रक्चर बना रही है और इसमें सस्पेंसर सेल्स लगे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लोबुलर स्टेज से फिर से डिवीजन होने के बाद, अब इसमें डिविजन्स कम होगा, इसमें क्या होगा, अब ये एम्ब्रियो एक्सिस, मतलब ये वाला जो एक्सिस है ये मेन एक्सिस है, हाफ हाफ को बांट रहा है, मतलब कि कॉटिलिडन्स हम जब चने तोड़ते हैं तो हाफ स्प्लिट में बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसमें क्या होती है, इसमें सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं जिससे कि वो हार्ट शेप की एम्ब्रियो बनाते हैं, मतलब कि हार्ट शेप की कॉटिलिडन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस टाइप की डिविजन्स होती है, ठीक है। जो सेल्स एपोप्टोसिस वगैरह हो जाते होंगे या कुछ सेल्स डेड हो जाते होंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है हार्ट शेप। तो ग्लोबुलर स्टेज के बाद हमारा शेप होता है हार्ट शेप, एम्ब्रियो बनता है, और सस्पेंसर्स वगैरह सेम होंगी, यहाँ पे हॉस्टोरियल सेल्स और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर्स के बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर आएगी। अब ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होगी, ये दोनों स्ट्रक्चर वो कन्वर्ट हो जाएंगी 2 कॉटिलिडन्स स्ट्रक्चर में, ठीक है, 2 कॉटिलिडन्स में जो हम खाते हैं, ठीक है, चने या स्वीट पी, राजमा, चिकपीस, ये सारे कॉटिलिडन्स होंगे। तो ये दोनों कॉटिलिडन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे हार्ट शेप, और हमारा पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब ये डेवलपमेंट हुई कैसे, ये दोनों कॉटिलिडन्स में स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ प्लेम्यूल है, ऑब्वियसली प्लेम्यूल दिखते भी हैं इस टाइप से, जो मैंने बताया अभी, ये प्लेम्यूल हो गई। और ये वाला जो पार्ट है, जो हाइपोफाइसिस मैंने बताया, वो रूट कैप बनाता है, और उसके ऊपर वाली पार्ट में जो ऊपर वाली सेल्स होंगी, ये जो नीचे वाली
जो मैंने बताया अभी, हाइपोबेसल सेल्स, ये कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, रेडिकल में और हाइपोकोटाइल में, और हाइपोफाइसिस कन्वर्ट कर जाता है रूट कैप में। ये सारे डिविजन्स होते हैं। और सस्पेंसर सेल्स जो होते हैं वो छोटी सी स्ट्रक्चर बन जाती है, वो पुश करते करते उनकी सेल्स ऑब्वियसली वो तो मरेंगी ही, तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट जाती है। और हाइपो हॉस्टोरियल सेल्स था, ये हॉस्टोरियल सेल्स ये ऐसे ही रह जाता है, और वो क्योंकि अटैच होता है वो ओव्यूल से, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो ये अटैच होता है ओव्यूल से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में। अब ये जैसे आपको पता है ये क्या है, टोटल ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल में 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर और इनर। आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स, ये माइक्रोपाइल आपको पता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। अब ये वाला सेम चीज़ अब यहाँ पे इमेजिन करो, ये वाला हॉस्टोरियल सेल्स हो गए, ये सस्पेंसर सेल हो गई, ये रूट कैप हो गई, और रूट कैप से अबव वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कॉटिलिडन्स में कन्वर्ट हो गया। ये कॉटिलिडन्स हो गए और एक दूसरा कॉटिलिडन्स हो गए, और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये हो गया हमारा प्लेम्यूल, और इधर ही है हमारा नीचे वाले पार्ट में, जो कॉटिलिडन्स के नीचे वाले पार्ट में, ऑब्वियसली नीचे वाले पार्ट में कॉटिलिडन्स में क्या बनता है, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, तो यहाँ पे रेडिकल होंगे, और फिर यहाँ पे तो रूट कैप हमारा प्रेजेंट है। तो ये ऐसी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, जो कि अब पूरे ओवरी जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा ओवरी एक फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाते हैं, इंटेगुमेंट्स के आउटर पार्ट टेस्टा, इनर पार्ट टैगमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट्स। ओके, अब हम मोनोकॉट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।